It was a simple and clear message to China and Pakistan. बलूचिस्तान में आजादी को लेकर मचा शोर। चौदह अगस्त से पहले पाकिस्तान में क्यों बढ़ा जोर? बलूचों की हुंकार से इस्लामाबाद में क्यों सवाल? क्या 11 अगस्त बनेगा पाकिस्तान के लिए नया बवाल? बलूचिस्तान की आजादी, पाकिस्तान की बर्बादी। चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, लेकिन उससे ठीक 3 दिन पहले कल 11 अगस्त को बलूचिस्तान अपनी अलग कहानी दुनिया के सामने रखने की तैयारी कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान का झंडा, आजादी का जश्न, दूसरी तरफ बलूच झंडा और पाकिस्तान से आजादी की आवाज। सवाल यह है कि आखिर 11 अगस्त की तारीख बलूचिस्तान के लिए इतनी अहम क्यों है? क्या बलूचिस्तान सिर्फ इतिहास का सवाल नहीं, ये एक पाकिस्तान के लिए जमीन, संसाधन, रणनीति का सवाल है। गैस, सोना, तांबा और कोयला, अरब सागर तक पहुंच और ग्वादर जैसा बंदरगाह, ऊपर से चीन का सीपीईसी जो पाकिस्तान की आर्थिक और रणनीतिक उम्मीदों का बड़ा हिस्सा है। लेकिन बलूच नेताओं का आरोप है कि जिस जमीन से पाकिस्तान और चीन को फायदा मिल रहा है, वहां के स्थानीय लोगों को विकास, रोजगार और संसाधनों का बराबर हिस्सा नहीं मिला। और क्या 11 अगस्त को बलूचिस्तान अपनी आजादी की कहानी लिखकर पाकिस्तान की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू करेगा? दर्शकों, अगले घंटे लगातार इस गंभीर विषय पर हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा, उनसे भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको कंटेंट के जरिए बताएं बलूचिस्तान की आज़ादी के मायने और मतलब क्या हैं। क्या ये पाकिस्तानी की बर्बादी की शुरुआत हम समझें? जी हां, पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, यानी 3 दिन पहले पाकिस्तान से। बलूचिस्तान 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला है। ये तारीख 1947 के कलायत रियासत के इतिहास से जुड़ी है। 11 अगस्त 1947 को कलात ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। उस वक्त बलूचिस्तान की राजनीतिक और अलग पहचान थी। पाकिस्तान इसको नहीं मानता और बलूचिस्तान को अपना हिस्सा बताता रहा है। इसी इतिहास को लेकर पाकिस्तान और बलूच राष्ट्रवादियों में हमेशा से विवाद रहा। BLAs यानी बलूच लिबरेशन आर्मी के जवान आज भी जंग लड़ रहे हैं बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए। लेकिन क्या है 11 अगस्त का असली महत्व, मायने, मतलब, डेफिनेशन, वो भी आपको मैं बताने जा रहा हूं। जी हां, 11 अगस्त 1947 की कहानी, जी हां, जो कहानी है वो कलात रियासत से जुड़ी हुई है। वो ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर भी आने जा रहा है, मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे। बलूचिस्तान, जी हां, 11 अगस्त 1947 की कहानी कलात रियासत से जुड़ी है और इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। जी हां, 11 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त 1947 के आसपास का जब भारत आजाद हुआ, जो आज के बलूचिस्तान पाकिस्तान के इलाके में आती है, पहले कलायत नाम से जाना जाता था। कलात की अपनी राजनीतिक यानी पॉलिटिकल उनकी व्यवस्था थी, सिस्टम था, और शासक थे उस वक्त के मीर अहमद यार खान कलात के शासक थे। जी हां, उनका दावा था कि कलात ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं था। समझिए इस लाइन को। 11 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार, कलात और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ और उस समय मीर अहमद ने इस समझौते का लगातार विरोध किया। मीर अहमद वहां के शासक थे और कलात पर उन्हीं का वर्चस्व था, क्योंकि कलात ब्रिटिश जो हुकूमत भारत और पाकिस्तान में थी उनका हिस्सा नहीं था। उनका दावा था कि कलात ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं है। बावजूद इसके कलात के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया और जो कायदे आजम कहे जाते हैं, जो जिन्ना कहे जाते हैं, उन्होंने इसके साथ खिलवाड़ भी किया। 11 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार, कलात और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ। समझौता क्या कहता था दर्शकों? जो समझौता हुआ उस समझौते में बहुत बारीक चीजें निकल कर आई और वहीं से कलात का इसे
स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट यानी मौजूदा व्यवस्था बनाए रखने का समझौता कहा गया, यानी कलात जैसा था वैसा रहेगा, उसमें किसी भी तरह का आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ऐसा हुआ क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बलूच राष्ट्रवादी इसे कलात की अलग स्थिति का सबूत मानते हैं। इसके बाद वहां 2 सदनों वाली विधानसभा भी बनाई गई। बलूच राष्ट्रवादी लगातार अभी भी लड़ रहे हैं अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। समझौते के बाद कलात के खाने ने स्वतंत्रता की घोषणा की और खान साहब के कहने के बाद कि अब कलात यानी अब का बलूचिस्तान आज़ाद हो चुका है, लेकिन फिर वो पाकिस्तान के षड्यंत्र का शिकार हो गया और इसीलिए 11 अगस्त का इतना महत्व है। इसके बाद वहां 2 सदनों वाली विधानसभा बनाई गई, जिस तरह की किसी भी रिपब्लिकन देश में जो व्यवस्था है, जो कायदा है, उसके हिसाब से। और वहां पर 2 सदनों की विधानसभा बनने के बाद ऐसा लगा कि बलूचिस्तान यानी कलात आज़ाद है। यही वजह है कि 11 अगस्त को बलूच राष्ट्रवादियों के लिए अहम तारीख बन गई। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, अगले कंटेंट पर आते हैं। कैसे पाकिस्तान के हिस्से में कलात चला गया, कैसे BLAs आज तक लड़ रहे हैं और आज का बलूचिस्तान कैसे पाकिस्तान के अधीन हुआ, यह भी आपके लिए समझना जरूरी है। जी हां, विभाजन के बाद की कहानी है दर्शकों। विभाजन के बाद की कहानी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। विभाजन के बाद कलात का भविष्य साफ नहीं था। जी हां, दिसंबर 1947 में कलात की विधायिका ने पाकिस्तान में विलय ठुकरा दिया था। बावजूद इसके जबरन वहां पर चीजें की गई। इसके बाद कलात और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ने लगे। 27 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना कलात में दाखिल हुई, वैसे ही जैसे कि वो कश्मीर में दाखिल हुए थे। इसके बाद कलात के खान ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ कलात पाकिस्तान के नियंत्रण में आ गया। बलूच राष्ट्रवादियों का दावा है कि विलय दबाव में कराया गया, प्रेशर में कराया गया। उनके मुताबिक इस प्रक्रिया में कलात की संप्रभुता, सॉवरेनिटी खत्म हुई। यही घटना आज भी बलूचिस्तान के अलगाववादी आंदोलन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यानी जबरन हस्ताक्षर कराए गए वहां की रियासत के जो सर्वे सर्वा थे। और इसी बात को लेकर आज तक बलूची विद्रोही और जो राष्ट्रवादी हैं वो जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने हमेशा कहा कि पाकिस्तान ने गलत तरीके से कलात यानी बलूचिस्तान को अपने अधीन किया, अपने कब्जे में लिया। जी हां, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का कैसे इस्तेमाल किया दर्शकों, वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊंगा वजूहात के साथ। वजह नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। गैस, सोना, तांबा और कोयला होने के बावजूद बलूचों को कभी फायदा नहीं मिला। वो गरीब के गरीब रहे। डेवलपमेंट के नाम पे बलूचिस्तान शून्य रहा। सारा दोहन पाकिस्तान करता रहा। वजह नंबर 2, कई इलाकों में आज भी सड़क, बिजली और पानी की शिक्षा की कमी है, जबकि वहां पे कॉपर, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट और गोल्ड जैसे नेचुरल रिसोर्सेज भरे पड़े हैं। जी हां, वजह नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। बड़े प्रोजेक्ट्स में बलूचिस्तान को लोगों को नौकरियां नहीं मिलती। वहां का जो लोकल लोग हैं, वहां के लोकल बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट में उनको नौकरियां नहीं मिलती, जबकि उनका हक है, पहली हिस्सेदारी उनकी है वहां के रिसोर्सेज और पैसे में, जबकि उन्हें वही नहीं मिलता। वजह नंबर 4, ग्वादर में बड़े प्रोजेक्ट हुए लेकिन बलूचों को इसका फायदा नहीं मिला और इस बात को भी लेकर बलूची विद्रोही और वहां के राष्ट्रवादी नेता लगातार पाकिस्तान सरकार पर तोहमत लगाते रहे हैं। वजह नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जमीन और संसाधनों पर उनका नियंत्रण कमजोर हो गया और इसीलिए BLS के जो लड़ाके थे वो CPEC के जो प्रोजेक्ट्स थे उन पर हमला करते रहे। चाइनीज जो स्टाफ था उस पर हमला करते रहे। वजह नंबर 6, बलूचिस्तान में विरोध को दबाने के लिए सेना ने कड़ी कार्रवाई की है और इसीलिए वहां पर बलूच लिबरेशन आर्मी का गठन हुआ, जो पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स पर लगातार हमले कर रही है। वजह नंबर 7, बलूच कार्यकर्ता लंबे वक्त से गायब लोगों का मुद्दा उठाते रहे। अचानक वहां कुछ लोग गायब हो गए जो उन मुद्दों पर बात करते थे, जो पाकिस्तान सरकार का विरोध करते थे, वो गायब कर दिए गए। कुछ की हत्याएं हो गई और इसे भी लेकर लगातार विरोध होता रहा। बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए जरूरी क्यों है, आइए मैं आपको बताता हूं। वजह नंबर 1, बलूचिस्तान में गैस, कोयला, सोना और तांबा जैसे बड़े संसाधन मौजूद हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत मदद करते हैं। बड़े पैमाने पर वहां से रेवेन्यू जनरेशन का काम होता है। वजह नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। सुई गैस क्षेत्र पाकिस्तान की ऊर्जा जरूरतों के लिए लंबे समय से बहुत अहम रहा है, जैसे कि POK का मंगला डैम, जहां की बनी बिजली पाकिस्तान इस्तेमाल करता है और POK को मिलता है 0 यानी सिफर। वजह नंबर 3, CPEC के जरिए चीन को अरब सागर तक पहुंच मिलती है। ग्वादर पोर्ट सीधे एक्सेस देता है अरब सागर को, जो कि बलूचिस्तान में है। वजह नंबर 4 आपके लिए स्क्रीन पर आने जा रही है। बलूचिस्तान ईरान, अफगानिस्तान और अरब सागर के बहुत करीब है, तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। पूरा मिडिल ईस्ट कनेक्ट होता है, अरेबियन सी कनेक्ट होता है और इससे भी पाकिस्तान को फायदा होता है कि वो सड़क के रास्ते कारोबार कर सकता है मिडिल ईस्ट कंट्रीज तक। वजह नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। ग्वादर के जरिए पाकिस्तान समुद्री व्यापार और माल ढुलाई बढ़ाना चाहता है और उसका उसको फायदा भी मिलता है क्योंकि कार्गो शिपमेंट्स वहां पर पहुंचते हैं, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। वजह नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। यहां का सोना, तांबा और दूसरे खनिज पाकिस्तान के लिए बड़ा आर्थिक संसाधन है, बहुत बड़े इकोनॉमिक रिसोर्स हैं और इसीलिए वहां पर बड़ी बड़ी खदानें बलूचिस्तान में चल रही हैं। लेकिन बलूचियों को क्या मिल रहा है?
कुछ भी नहीं। सर्वे पर आते हैं दर्शकों। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। सर्वे क्या कहता है, सर्वे के सवाल क्या कहते हैं, वो आपको बताने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या 11 अगस्त को बलूचों का स्वतंत्रता दिवस मनाना पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा है? आइए सर्वे देख लेते हैं। सर्वे क्या कहता है इस सवाल के जवाब में। 54% लोग कहते हैं हां बड़ा खतरा है, 23% लोग कहते हैं कोई खास असर नहीं पड़ेगा, 20% लोग कह रहे हैं पाक ने धोखा दिया, इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और 3% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कुछ नहीं कह सकते। अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होने जा रहा है। जी हां, क्या बलूचिस्तान में बढ़ता विद्रोह पाकिस्तान की कमजोर होती पकड़ का संकेत है, द्योतक है, इंडिकेशन है? सर्वे क्या कहता है? लेट्स लुक एट द सर्वे। 66% लोग कहते हैं हां पकड़ कमजोर हुई है, 22% लोग कहते हैं नहीं स्थिति में नियंत्रण है। कुछ हद तक सही कहने वाले 10% लोग हैं, और कुछ नहीं कह सकने वाली कैटेगरी में 2% लोग हैं जो कहते हैं कि कुछ नहीं कह सकते। सवाल नंबर 3 आने जा रहा है आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 3 क्या कहता है? जी हां, सवाल नंबर 3 आपको मैं बताने जा रहा हूं। क्या आसिम मुनीर की चुप्पी बलूच आंदोलन के बढ़ते दबाव को दिखाती है? इस सवाल के जवाब में सर्वे क्या कहता है? लेट्स लुक एट द सर्वे। सर्वे में 55% लोग कहते हैं हां दबाव बढ़ा है, 25% लोग कहते हैं नहीं रणनीतिक चुप्पी है, 15% कहते हैं कुछ हद तक यह बात सही है कि आंदोलन के दबाव को दिखाती है, 5% लोग कहते हैं कुछ नहीं कह सकते। जी हां, सवाल अगला सर्वे का सवाल नंबर 4, क्या 11 अगस्त को बलूच स्वतंत्रता दिवस पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा संदेश लेकर जाएगा? आइए सर्वे देखते हैं। सर्वे क्या कहता है इस सवाल पर। सर्वे में करीब 52% लोग कह रहे हैं पाकिस्तान को सख्त संदेश जाएगा, जरूर जाएगा। 19% लोग कहते हैं नहीं सिर्फ ये प्रतीकात्मक है, यानी बहुत डीप इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। 28% लोग कहते हैं बलूच संघर्ष करेंगे, वो करते आ रहे हैं, सालों से आगे भी जारी रखेंगे। 1% लोग कह रहे हैं कुछ नहीं कह सकते। सवाल नंबर 5 विच इज गोइंग टू फ्लैश ऑन योर स्क्रीन। क्या बलूचिस्तान का मुद्दा आने वाले वक्त में पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है? इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जरा देखें कि सर्वे क्या कहता है, पब्लिक क्या कह रही है, जनता का इस पे रायशुमारी क्या है। जी हाँ, 61% लोग कहते हैं हाँ सबसे बड़ी चुनौती है। जी हाँ, 18% लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, पाक को कुछ करना होगा, कहने वाले लोग 20% हैं, और कुछ नहीं कह सकने वालों की संख्या महज 1%, 1% है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ दर्शकों जुड़ने जा रहा है, उनके जरिए आज के गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे। और मैं चाहता हूं कि बलूच विद्रोहियों का मसला हो, ग्वादर पोर्ट का मसला हो, बलूचिस्तान का मसला हो, इन तमाम मसलों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। स्वागत कीजिए मेजर जनरल अनुज माथुर साहब का, इधर डिफेंस एक्सपर्ट। जय हिंद सर, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। मेरे साथ अहमद मुश्तकिन साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बलूचिस्तान से जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से अरविंद तेजावत साहब मेरे साथ डिबेट में जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया अरविंद जी मुझे दोबारा वक्त देने के लिए। विदेशी मामलों के जानकार हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। और कुछ ही वक्त में इरशाद अहमद लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, जो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। आई ट्राई कि वो भी हमारे साथ डिबेट में ज़रूर जुड़ें। सबसे पहले अहमद साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, बिकॉज आपसे ज़्यादा बेहतर बलूचियों के बारे में, बलूचिस्तान के इश्यूज़ के बारे में कोई बता नहीं सकता। 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है बलूचिस्तान। सालों से आप संघर्ष कर रहे हैं, बलूची विद्रोही बलूचिस्तान के रिसोर्सेज, वहाँ की आवाम, वहाँ के पॉलिटिकल रेजीम के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ की इकॉनमी के लिए लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि इतने सालों का संघर्ष क्या कुछ डिफरेंस पैदा कर पाएगा, कुछ इम्पैक्ट पैदा कर पाएगा? आपको लगता है जो रेवोल्यूशन आपने चलाया है आपके लोगों ने, वो सही रास्ते पे जा रहा है सर? ये आपका बहुत शुक्रिया। मेरा नाम आखिर मस्ती खान है। मस्ती खान कहते हुए हमारे कुछ दोस्त शर्माते हैं, लेकिन ये मस्ती खान पाकिस्तान के फौज की मस्ती निकालने के लिए है। मैं आपसे अर्ज करूं, देखें ये 11 अगस्त जो है ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी कि ये बलूचिस्तान की आजादी, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी और कुछ और दूसरे अखबारों में छपी थी। ये जिन्ना मरदूद जो है ये खान ऑफ कलात का वकील था। ये आप जो एक घर का जैसे कि आप खरीद और फरोख्त कर रहे होंगे, तो आप एक वकील रखते हैं कि भाई ये बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, इसके लिए आप जरा सा देखें। उस किस्म का एक मामला था। जिन्ना साहब जो है वकील थे और वो खुद घर के मालिक बन गए। इसी से साफ जाहिर होता है कि ये जो है फ्रॉड के बुनियाद पर, धोखे के बुनियाद पर, धमकी के बुनियाद पर जबरदस्ती बलूचिस्तान को आपने शामिल किया। पाकिस्तान के अंदर बलोच बिल्कुल ही अपने आप को पाकिस्तानी नहीं समझते थे। 80 साल पहले वो अपने आप को, ये पाकिस्तान क्या बला है भाई, मुझे आप जरा सा समझाए ना जी, ये है बला क्या, किस बला का नाम है ये, क्या क्या चीज है, इसकी क्या हिस्ट्री है?
ये तो कुछ इसकी हिस्ट्री नहीं है। इसका ये लफ्ज भी खुद जो है 90 साल से कम इसकी उम्र है। आप मुझे बताएं, हमारे जो है सैकड़ों साल पुराना हिस्ट्री है बलूचिस्तान। हिंदुस्तान के पता नहीं कितने साल पुराना भारत नाम है, हजारों साल पुराना। ये अंग्रेज का जो है बनाया हुआ ड्रामा पाकिस्तान सबके लिए मुसीबत। मुझे आप बताएं, अगर ये लोग, शायद मैं आपसे अर्ज करता हूं, देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूं, शायद अगर पाकिस्तान बनने के बाद ये सारे धांधली करने के बावजूद अगर वो एक जमहूरी रियासत बन जाते, अगर वो ये अपने पंजाबी जिहादी फौजियों का राज ना होता, अगर ये जो है मुल्क जो है फौज के लिए नहीं होती, तो शायद लोग शायद भूल जाते। लेकिन उन्होंने तो भूलने का मौका ही नहीं दिया। आज तक जो है पहाड़ के पहाड़ जुल्म के डाहे जा रहे हैं। एक लड़की अस्मा जतक, उसके वालिद को अगस्त 4 तारीख को डेथ स्क्वाड के लोगों ने, जिसकी सरपरस्ती वहां के एक सरदार सनाउल्लाह ज़हरी, जो आईएसआई के खास करीबी सरदार है, जिन्होंने अपने भाई का भी कत्ल किया है, बड़े भाई का, और अपने फैमिली के कितने सारे लोगों का उसने खुद से कत्ल किया है, सरदार सनाउल्लाह। उसने जाके अस्मा जतक के वालिद को कत्ल किया, इनायतुल्लाह 70 साल उम्र के। 16 बलोच खवातीन पाकिस्तान के फौज के आईएसआई के कस्टडी में है, अगवा किए हुए हैं। 5 पिछले साल के, 11 इस साल के। मजा इन्होंने बलूचिस्तान की ना इन्होंने इज्जत छोड़ी है, ना हमारे जमीन की कुछ छोड़ा है। हमारे तौहीन पे तौहीन किए जा रहे हैं, हमें कोई रिस्पेक्ट एज ए इंसान भी नहीं दे रहे हैं ये पंजाबी जिहादी जलादी फौज। मैं आपके चैनल के तवस्सुस से कहना चाहता हूं कि ये पंजाबी जिहादी जलादियों से मुझे इतनी हद तक नफरत हो गई है कि मेरी दरख्वास्त है कि जब मैं इस दुनिया को छोड़ दूं तो मेरे रसूमात हिंदू मजहब के मुताबिक होने चाहिए। मुझे इन पंजाबी जिलादियों के साथ कुछ ना लेना है ना देना है। ये इंतहाई गिनावने लोग हैं, इंतहाई बदकिरदार, झूठे फ्रॉडिये, इनके साथ हमारा कोई गुजारा नहीं। और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का नाम लेकर हमारे ऊपर कब्जा किया, तो खुदा हाफिज। मेरी अपनी अर्ज है कि जब मैं मरूं तो मेरे रसूमात हिंदू मजहब के मुताबिक होने चाहिए। बिल्कुल। अहमद साहब, मेरे साथ इरशाद अहमद जुड़ गए हैं, नेता हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। बहुत बहुत स्वागत है इरशाद आपका भी। आपने सुन लिया कि अहमद साहब क्या कह रहे हैं कि वो इस कदर नाराज़ है पाकिस्तान से। 11 अगस्त को बलूचिस्तान अपना आज़ादी का दिन मनाने जा रहा है और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को बर्बाद किया। जिन्ना ने जो एक बतौर वकील वहाँ पर पहुँचे थे, कलात जो पहले ये रियासत कही जाती थी, जबरन इस पर कब्ज़ा किया, इसको अपने अधीन कर लिया, अपने अंडर में मिलाया और उसके बाद वहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज को दोहन करते रहे और वहाँ पर वहाँ की जो जनता, जो आवाम है, उनका हक कभी नहीं मिला। क्या कहेंगे आप इरशाद भाई? मैं तो पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा आपका, और फिर मैं ये जो साहब हैं जो भी हैं, ये सो कॉल्ड अपने आप को कहते हैं कि ये बलूचिस्तान से ताल्लुक है इनका। देखिए, इनको मालूम नहीं है कि मेरी पाक फौज, मेरी अजीम फौज ना होती तो आज ये गुलामी कर रहे होते हिंदुस्तान की बैठ करके। हिंदुस्तान से बैठ करके उनकी गौ माता का मूत्र पी रहे होते। देखें, ये मूत्र पीने वाले इंसान ने पिलाई है मूत्र आप गौ माता का, क्योंकि ये चाहते ही हैं कि मरने के बाद इनकी चिता जलाई जाए। मैं कहूँगा इन्हें गौ मूत्र और गोबर अभी से खिलाना शुरू कर दीजिए ताकि ये हिंदुइज्म में शामिल हो जाएं। दूसरी बात यह है कि देखें, मेरी पाक फौज, हिंदू बनने के लिए गोबर खाने की जरूरत नहीं होती है। देखिए सुनिए, आप लोग खाते हैं ना जी। नहीं, कोई गोबर नहीं खाता। आपको किसने कह दिया गोबर खाता है? सुन लीजिए ना, Who told you this? किसने कहा कि हिंदुस्तानी गोबर खाते हैं? करेक्ट योर वर्ड इरशाद साहब, करेक्ट योर वर्ड। लेट्स स्टिक ऑन द पॉइंट। आप पॉइंट पे स्टिक करिए, लेट्स नॉट टॉक अबाउट गौ माता एंड हिंदुत्व। राइट, इस बारे में बात नहीं हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट बलूचिस्तान, और आपने वहां जो बर्बादी की है उस मसले पर हम बात कर रहे हैं। मैं उसी मसले पे उसी पे रहिए। डू नॉट टॉक अबाउट गौ माता एंड हिंदुत्व।
इट विल बी बेटर देखिए, फॉर यू। अपनी चिता जलाने की बात कर रहे हैं। आप ये चिता जब जलाने का वक्त आएगा तो इनकी चिता पहले से इनको वो काम तो करवाइए ना, ताकि चिता इनकी जले, इनके लिए लकड़ियां इकट्ठी करनी पड़े, जो भी हो, तो इनको पहले से तैयारी करनी चाहिए। इनके बच्चों को चाहिए कि इनको सनातन धर्म में तैयारी की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मन बनाने का वक्त है। इफ यू हैव फेथ इन सनातन धर्म, हिंदुत्व, आपको कुछ रिचुअल करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ कलमा नहीं पढ़वाते, हमारे यहाँ धागा नहीं बनवाते, हमारे यहाँ और भी जो रिचुअल्स है वो नहीं होता। सिर्फ मन में, आपके अंतरात्मा में हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए प्रेम हो, यू आर अ हिंदू। सनातन धर्म में कन्वर्जन नहीं होता, ये दिल से होता है, मन से होता है। हमारे यहाँ जबरन कलमा नहीं पढ़वाया जाता लोगों को बिठा के। अगर आप हिंदू बनना चाहते हैं, सिर्फ आपके मन में होना चाहिए दैट यू वांट टू अडॉप्ट हिंदू माइथोलॉजी एंड सनातन जो प्रोसेस है। हमारे यहाँ कोई तरीका नहीं कलमा पढ़वाना और खतना करवाना, ये सब हमारे कल्चर में नहीं। सब वी आर क्लीन पीपल। इजाजत है? हाँ इरशाद भाई बोलिए। हाँ बोलिए प्लीज। देखिए, किसी के दरमियान में नहीं बोलेंगे, मुझे मालूम है कि मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा। नहीं बिल्कुल बोलिए आप लोग डरते हैं। नहीं, आप मसले पे बात करिए ना। बात यह है, मैंने बिल्कुल उसी मुद्दे पे रह के बात की, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी चिता जलाई जाए। मैं उनसे बात कर रहा हूँ, आपको गाली नहीं दे रहा हूँ, खुदा ना खास्ता। नहीं गाली दे भी नहीं सकते इरशाद जी। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ। देखें, दूसरी बात यह है कि मेरी पाक फौज, मेरी अजीम फौज, जिसको ये कभी कह रहे हैं जहादी, कभी कुछ कह रहे हैं, देखें पूरी दुनिया ने मान लिया, आपने भी मान लिया। आजकल जो आपके लोग हमारे साथ मुख्तलिफ जगहों पे जाकर के मीटिंग्स कर रहे हैं, आपके लोग, आपके हिंदुस्तान के लोग, आपके मुल्क के लोग, आपकी हुकूमत के लोग हमारे साथ बैठ कर के मुख्तलिफ जगहों पे मीटिंग्स कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हम अमन चाहते हैं। उनको समझ आ गई है। अब आपके लोग, आपकी जितनी भी एजेंसीज हैं, उनसे पूछिएगा कि पाकिस्तान के साथ क्यों बैठने लगे हैं आप। आज आपको समझ आ गई। आप बात करते थे कि आप हमारा पानी रोक लेंगे, कैसे आप मुआहदे की तरफ आ गए, कैसे आप पानी। इरशाद अहमद, हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान के बारे में। अहमद खान के बात का जवाब दीजिए। पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए भारत को कोई गरज नहीं है। वी आर वेरी हैप्पी पीपल, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। हम बहुत खुश हैं अपने रिसोर्सेज के साथ। हमें जरूरत नहीं है एक गरीब फक्कड़ आतंकवाद का शिकार मुल्क से बात करने की। हम ये डिबेट भारत और पाकिस्तान के रिलेशन पे नहीं है, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन पर है, उस पर बात करिए। हाँ देखें, हमारे रिलेशन नहीं, बलूचिस्तान, कश्मीर, पंजाब, सिंध, अजीम पाकिस्तान का नाम है। हम पाकिस्तानी हैं। हम ना बलोची हैं, ना सिंधी हैं, ना पंजाबी हैं, ना हम गिलगित से हैं, ना हम कश्मीर से, हम पाकिस्तान से हैं। क्योंकि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको दुनिया जानती है। हिंदुस्तान वो मुल्क है जो पस्ती की तरफ गिरता चला जा रहा है। आज तक फौजी राज है कि इतनी घटिया सोच है कि हर वक्त। हाँ इरशाद, इसलिए जानते हैं ना कि दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी आप क्या हैं, इसलिए लोग जानते हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान का तराना भी गाइए। सबसे गरीब मुल्क है एशिया का, इसलिए जानते हैं हम उसको। देखिए, मुझे सुनिए ना, जितनी मर्तबा पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, मुझे लगता यह है कि पाकिस्तान का तराना गाने लगेंगे आप हिंदुस्तानी। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान के दिन अच्छे आ जाएं और मैं पाकिस्तान के तराने गाऊं, लेकिन मेरी उम्र 35 साल है। मुझे लगता है मेरे मरने तक ये नहीं हो पाएगा। अगर 60 साल औसत आयु भगवान मुझे देते हैं, 25 साल बाद मैं मरूंगा। लेकिन पाकिस्तान की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं, अमित सिंह, एक सनातनी, एक हिंदू, पाकिस्तान का गाना गाऊंगा। जनरल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अहमद मुस्तकी खान ने जो बात कही उसका जवाब देखिए इन्होंने नहीं दिया। ये गौ माता, गोबर, गोमूत्र, इसी चीज से ये लोग ऑब्सेस्ड हैं। और अभी बलूचिस्तान को बर्बाद करने में पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वहां के जो बलूची विद्रोही हैं, राष्ट्रवादी हैं, वो अपना हक लेना जानते हैं। दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स को। हालत बड़ी खराब है इनकी। जनरल साहब। जय हिंद अमित। देखिए, ये जो शख्स बैठे हैं यहाँ पर, इनको किसी भी चीज का कुछ पता नहीं है। मैं इनको सलाह दे रहा हूँ, अपनी 4 जनरेशन ऊपर जाकर के उसका नाम पता लगा लेना, कौन था वो। 10-15 अपने आप पता पड़ जाएगा आप कौन है। सुनिए, एक मिनट, प्लीज। आपके जब आप बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं कहा। अब आप मेरी उम्र पे कुछ कहेंगे, आप कुछ कहेंगे। आप अपनी उम्र देखिए, अपनी शक्ल देखिए, अपनी अक्ल देखिए, और उसके बाद बात करिए। और गोबर की बात करने की आपकी औकात नहीं है। एक मिनट, आप बोलिए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। आपसे बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको बात करने की औकात नहीं है मेरे से। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है आपको?
आपको देखिए हम लोग बलोचिस्तान के ऊपर बात कर रहे हैं, बलोचिस्तान के ऊपर बात क्या किया आपके साथ, आपको मालूम है पाकिस्तान क्या कर रहा है, आपको मालूम है पाकिस्तान के दुनिया का आप अपनी बात कीजिए, अपनी बात रखिए बस। अरे भाई साहब सुनिए, इरशाद अहमद सुनते हैं, इरशाद सुनते हैं। आप जब बोल रहे थे तो वो नहीं बोल रहे थे। दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर पतलू ने उतार करके ढाकर मुंह से बात कर रहे हैं। किसी भी बलोच से पूछ लीजिए, बलोचिस्तान के लोगों का मानना है कि वो हजारों साल से बलोच हैं, 1400 साल से मुसलमान हैं और सिर्फ 80 साल से पाकिस्तानी बनाने की उनको कोशिश करी गई है। आपको इतिहास नहीं पता, आप यहां आकर के बात करना जानते हैं सिर्फ। अमित सिंह, मैं आपको समझा सकता हूं, पहला विद्रोह 1947 में हुआ था, जब खान ऑफ कल्लात के भाई ने इनके खिलाफ विद्रोह शुरू किया था। ये बलोचिस्तान की जो बात कर रहे हैं, 1 जुलाई 1970 तक उस बलोचिस्तान का नामो निशान इनके पास नहीं था। 1 जुलाई 1970 को इतिहास के बारे में इनको ज्ञान चवन्नी नहीं है। 1 जुलाई 1970 में पहली बार इसको एक बलूचिस्तान रियासत के रूप में पाकिस्तान को जबरदस्ती मिला है। देखिए, आपको इस बात की बात करने की जरूरत नहीं है। मैं अमित आपको बताता हूं वजह क्या है। वजह एक मिनट 93,000 पतलूने पड़ी है हमारे पास। 93,000 पतलूने पड़ी है, चले गए। मैं 93,000 पतलूने पड़ी है श्रीमान। आप 2000 कीजिए, 93,000 सिंदूर लगाने की बात कीजिए। सिंदूर, पाक आर्मी जिंदाबाद, जनरल साहब पाक आर्मी जिंदाबाद, सिंदूर लगा के आई। 93,000 पतलूने ले जाओ से पड़ी हुई अभी भी, और सिंदूर लगा दिया। आप क्यों बात नहीं करते सिंदूर की? सिंदूर में आपको इतनी मार पड़ी है, आप अपने उससे जाके पूछ लीजिए। असीम मुनीर तो बंकर में छुपा हुआ था। सिंदूर में जो मार पड़ी है ना, पूरी दुनिया को मेरी अगले 100 साल तक नहीं बोलोगे आप। ये जो बात भाग रहे हो चारों तरफ, इशारा क्या है, जो चारों तरफ भाग रहे हैं, बांग्लादेश के थ्रू रहे, अमेरिका के थ्रू रहे, कभी सऊदी अरब से भीख मांग रहे हैं, कभी तुर्की से भीख मांग रहे हैं। भीख नहीं मांग रहे हैं, ये तमाम इसलिए मांगी जा रही है कि आपको पता है कि जो हाल खड़े हैं, जो हाल सिंदूर में हुआ वो आपको पता है श्रीमान। जबान बंद करिए, 4 जनरेशन ऊपर जाके अपना सरनेम चेक करिए। आप जबान बंद करिए, 4-5 जनरेशन ऊपर जाके अपना सरनेम चेक करिए, अपने ग्रैंडफादर का। आप झूठ बोल रहे हैं, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है, झूठ बोल रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि आपके चेहरे पे पसीना आ गया। अरे मेरे चेहरे की बात मत करो। अरे फौजी है ना इरशाद अहमद, फौजी है, खून गर्म रहता है। इरशाद अहमद पॉलिटिशियन नहीं है वो, ही इज अ सोल्जर। फौजी का खून गर्म रहता है इरशाद भाई, वो पॉलिटिशियन थोड़ी है कि खून ठंडा रहेगा। फौजी है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो जनरल साहब, इनको मैं कई दफा समझा चुका हूँ, इनके अक्ल नहीं है बिल्कुल। मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। जब ये जैसे ही सिंदूर खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद वो जो असीम पावर वाला असीम मुनीर है, वो फ्लोरिडा गया भाग के, और वहां जाकर के हमारी हिल्ला लिल्ला मत बोलो, वहां जाकर के उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारे ऊपर अगर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आएगी तो हम आधी दुनिया तबाह कर देंगे। आधी दुनिया, इसका अर्थ यह है अमित कि उनको पता था कि उनके ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ सकती है। उसके बाद उन्होंने कहा, भीख मांगी बांग्लादेश से। उसके बाद वो अभी जब यूएई का पैसा चुकाने का टाइम आया तो वो सऊदी अरब से भीख मांगने चले गए। इनकी ऐसी हालत हुई है ऑपरेशन सिंदूर में, ये जानते हैं, इनको पता कुछ नहीं है, ये जानते हैं। ठीक है जनरल साहब, मैं अरविंद जी के पास जा रहा हूँ। जनरल साहब, पॉइंट टेकन। जनरल साहब, I'll come to you again. I have a lot of time, sir. इरशाद भाई, मैं आ रहा हूँ। इरशाद भाई, एक मिनट दीजिएगा। अरविंद सिंह तेजावत साहब मेरे साथ हैं, ही इज अ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। अरविंद जी, देखिए, बलूचिस्तान का जो मसला है, पाकिस्तान का जो मसला है, पीओके का जो मसला है, या सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का जो मसला है, लोग कहते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान कई टुकड़ों में टूट सकता है अगर वहाँ की पॉलिटिकल रेजीम और आर्मी ने सब चीज़ों को बांधकर सलीके से नहीं रखा। और पहला टुकड़ा मुझे लगता है बलूचिस्तान का होने जा रहा है, क्योंकि अहमद साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जो बातें उन्होंने बताई हैं, वहाँ की आवाम पब्लिक में बहुत गुस्सा है। मैंने जितने भी बलूचियों से बात किया, वो कहते हैं अमित, हमारे साथ वो बर्ताव पाकिस्तान ने किया है जो शायद किसी भी मुल्क के साथ नहीं हुआ होगा। अरविंद जी। अमित साहब बिल्कुल ठीक बात है।
आज मॉर्निंग में ये किताब पढ़ रहा था। इस बुक का नाम है फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। हाँ, राइट पाकिस्तान राइट राइट। 18 लोगों ने लिखा। गुजरात की मेरा ख्याल पढ़े आप। 18 में से इरशाद सुनिए, मैं आ रहा हूँ ऐसा नहीं मिला। 18 में से इरशाद साहब, पानी पी लो। एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला, एक भी राइटर ऐसा नहीं है जो कि ये कहता हो कि ये इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। राइट। आपको बायसनेस लग सकती है, आपको लग रहा होगा कि ये सारे इंडियन राइटर्स हैं। ज्यादातर, मैं बहुत बुरा शब्द काम में नहीं लेता, पर क्योंकि आप काम में ले रहे हैं इसलिए माफी के साथ कहना चाहता हूँ, ज्यादातर उसमें अब्बा जान है पाकिस्तान के, अंग्रेज। वो लोग कह रहे हैं आपने कि मुझे पाकिस्तान मौका का देना, फ्यूचर जवाब अच्छा दूंगा नहीं मैं है। आपको। मौका देना बिल्कुल मौका दूंगा इरशाद। आपको तंग नहीं करता। I'll give you chance अच्छा, to इरशाद speak, साहब इरशाद, सुनिए। don't worry. I'll give you chance to speak. अरविंद जी। इरशाद साहब सुनिए, हाँ। इसके आगे सुनिए। हाँ। दूसरी बात ये कि आपने जो कुछ भी कहा हिंदुइज्म के बारे में, आपको पता है, मैं अब्दुल रहीम खाना आपके बहुत सारे सूफी कवि, जो मोइनुद्दीन चिश्ती की जो अजमेर में दरगाह है, जहाँ हर जो पाकिस्तानी जो कंट्री हेड आते हैं, चाहे आपके वो परवेज मुशर्रफ साहब आए थे या तमाम लोग आए थे, वो सब वहाँ दरगाह जाते हैं। आपको पता है उस दरगाह का जो खर्च चलता था वो उदयपुर के राणाओं और जोधपुर के महाराजाओं के पैसों से चलता था, गांव दे रखे थे। उसके अलावा आपने रसखान वगैरह इन तमाम लोगों को सुना होगा जो कृष्ण के लिए वो कविताएं लिखा करते थे, भगवान कृष्ण के लिए। आप कौन से हिंदुइज्म को जानते हैं, गोबर वाला? इसलिए मैं चाहता हूं, अगर आप चाहें तो आपके भले के लिए मैं एक काम कर सकता हूं, मतलब आप बुरा मत मानिएगा, मैं पूरी विनम्रता से कह रहा हूं कि अगर आपको पढ़ना हो, कुछ जानना हो, तो मैं वक्त दे सकता हूं। मेरे अंदाज से मिनिमम 10 से 12 क्लास आप ले सकते हैं, तो उसमें से मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें दुरुस्त हो जाएगी। तो आपको इंडिया के बारे में भी पता चलेगा, आपको यह भी पता चलेगा कि पाकिस्तान क्या है, आपको तमाम चीजें पता चलेगी, और उस कंपोजिट कल्चर के बारे में भी पता चलेगा। और रही बात बलूचिस्तान की, क्या आपको नहीं लगता है कि पाकिस्तान की नीतियों के कारण उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, शोषण हुआ है? सारी पूरी तमाम दुनिया मानती है शाह साहब, आपके मानने ना मानने से क्या होगा? ये 18 के 18 राइटर मानते हैं जिनके बारे में आज पढ़ रहा था। अमित साहब ज्यादा क्या ठीक है, ठीक है। इरशाद अहमद, आप कुछ कहना चाहे, उसके बाद मैं अहमद साहब के पास जाऊंगा। इरशाद प्लीज गो। देखिए मैं अर्ज करूंगा, ये किताबें से बाहर निकली। अभी जो किताब आप मुझे दिखा रहे थे, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, मैं कहूंगा पाकिस्तान के बारे में आपको बिल्कुल कुछ मालूम नहीं। पाकिस्तान को पूरी दुनिया को मालूम है, लेकिन हिंदुस्तान की आंखें भी बंद है, कान भी बंद है। पूरी दुनिया कितना पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बना रही है और बनते हुए देख रही है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग नहीं देख रहे। मत देखिए आप, लेकिन हम ये चाहते ही हैं कि जिस तरह हम अमन के लिए काम कर रहे हैं, आए हमसे हाथ मिलाइए। हम आपको दोबारा कहता हूँ, मैं हाथ में आप लोग आइए आपको भी सिखाएं इंसानियत, आइए आपको भी सिखाएं इंसानों की तरह रहना। एक मिनट अमित, मैं जरा एक क्लैरिफाई कर दूं। जनरल साहब, आप कमिंग टू यू। इरशाद भाई, ये जोक ऑफ द डे था। इरशाद अहमद, ये जोक ऑफ द डे था कि अमन के लिए पाकिस्तान से हाथ मिलाइए। देखिए सुनिए आप मुझे बोलने तो देना। देखिए 4 लोग जनरल साहब, उनको बात पूरी करने दीजिए। इरशाद अपनी बात पूरी करिए आप। इरशाद बात पूरी करिए। मैंने आपको कहा, देखें आप मेरे प्यारे बलूचिस्तान के बारे में बात करते हैं, आप मेरे कश्मीर के बारे में, कश्मीरियों के कश्मीर, मेरा कश्मीर कहाँ से हुआ भाई? आप कश्मीरियों का कश्मीर कहा मैंने जनरल साहब, कश्मीरियों का कश्मीर, वो वाला मकबूजा कश्मीर भी कश्मीरियों का जिस पे जुल्म ढा रहे हैं आप, और ये मेरा आजाद कश्मीर भी कश्मीरियों का। इंशाल्लाह आएगा वो वक्त जब कश्मीरी आपसे आजादी हासिल करेंगे और आपको मार के भुगाएंगे वहां से। इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहिए, आप तैयारी रखिए उस दिन की जब डंडे सोटे लेके, जैसे मेरे पठान पहले आए थे जिन्होंने आजाद कश्मीर को आजाद करवाया था, मकबूजा कश्मीर को भी आजाद कर लेंगे वो इंशाल्लाह। अब वो दिन दूर नहीं, क्योंकि अब तैयार हैं तमाम कश्मीरी और तमाम पाकिस्तानी जो प्यार करते हैं कश्मीर से। कश्मीरी तो अभी पाकिस्तान से निकल रहा है, वापस आ रहा है इंशाल्लाह। जो आपके महकूम कश्मीरी हैं वो आपको सबक। हाँ, इरशाद अहमद, पाकिस्तानी आतंकवादी तैयार होंगे। कश्मीर की आवाम तो हिंदुस्तान को बहुत प्यार करती है, वो हमारे हैं। कश्मीर भारत का हिस्सा है, जहां पर जिसकी बात आप कर रहे हैं वो अलग नहीं है। हम मकबूजा कश्मीर और ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं, हमारे लिए कश्मीर है वो, ओनली कश्मीर। को मुसलसल मारते हैं,
उनको और बंदी बनाया आप हुआ है, लोगों की उनको सेना घर में घुसी बंद थी, किया हुआ है, पठान नहीं आए थे, मस्जिदें उनकी आप पाकिस्तानी बात करते हैं, आर्मी घुसी थी। वैसे उनकी जैसे जानें करगिल मारते पर हैं, उनको मुजाहिदीन बनकर दहशतगर्द आप घुसे बनाते थे, हैं, वैसे ही आप कश्मीर उनको में बंद घुसे करते थे हैं जेलों राजा में। हरि सिंह के खिलाफ। हमने बचाया फिर कश्मीर को। पंडित जी थे, नेहरू जी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, करार हुआ राजा हरि सिंह में, तब हमने कश्मीर को बचाया। नहीं, आपने नहीं बचाया, आपने उन हाँ, पर जुल्म किया, नहीं आप आए थे वहां से कश्मीरियों को बचाने के लिए। महकूम बनाया, मुनीर साहब की सेना आई थी बचाने के लिए। उनको जेलों में बंद एक करते हैं, मिनट उनको अमित, दहशतगर्द एक के लेट नाम मी पे जनरल साहब, क्लैरिफाई हाँ, अ फ्यू जनरल थिंग्स, साहब, जनरल साहब, ठीक है, लेट मी जनरल साहब, क्लैरिफाई अ फ्यू हाँ, थिंग्स। हाँ, हाँ, जब मैं आपको दो तीन चीजें क्लियर कर देता हूं, प्लीज सर। इनको इनकी जानकारी भी बढ़ा देता हूं। जो 1904 में एक गाना लिखा गया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारा, वो उस आदमी ने लिखा था, इकबाल, जिसने की पहली बार आइडिया ऑफ पाकिस्तान 1930 में दिया था। उसने कोई पाकिस्तान की उस समय बात नहीं करी थी, कोई अपने जब पूरा जाकर के हिंदुस्तान 4 हमारा था जनरेशन जनरल पहले साहब, देख, हम एक आपको मिनट, दान आप करके शांत आए। रहेंगे, मेरे अभाव आप प्लीज अजदाद शांत हिंदुस्तान रहेंगे। ने आपको इरशाद दिखाया सुनिए, है। इरशाद आपको अहमद, कुछ नहीं है, डिबेट में सबको आपको सुनना चाहिए। कुछ नहीं है, इरशाद, आप पाकिस्तान सुनेंगे को तभी मालूम जवाब नहीं भी थी, दे पाएंगे। आपको इरशाद आप सुनिए, सुनना नहीं चाहते, नहीं, इरशाद पहले सुनिए, ये इरशाद, पहले इरशाद, जानना नहीं इरशाद अहमद, चाहते। इरशाद अहमद, इरशाद अहमद सुनिए, मैंने आपको मौका दिया बोलने का। दूसरा इरशाद मैं सुनिए, और इरशाद, अमित, इरशाद, अमित, इरशाद, और क्लैरिफाई इरशाद कर सुनेंगे देता हूं, तभी तो देखिए, डिबेट में मजा आएगा। सुनिए ना, सुनिए। और क्लैरिफाई करता हूं कि जब 1947 में इनके पाकिस्तानी आर्मी ने हमला किया था कश्मीर पे, तो कश्मीरियों ने इनको भगाया था, कश्मीरियों ने ऐसा भगाया नहीं, था। और आज वही ऐसा नहीं, आपको पता कुछ नहीं है, गलत और बोल रहे हैं आज जनरल वही साहब, कश्मीरी गलत दोबारा बोल रहे हैं आवाज आप। उठा रहा है, फिर झूठ उसको बोल रहे हैं, अपनी दिखाई उम्र दे का रहा ख्याल है, करें। उसको मुझे दिखाई टाइम दे दें। रहा है। इनको इतिहास का ज्ञान नहीं है, ये बिना पढ़े यहाँ फिर आप आकर के झूठ बोल रहे बैठ हैं, जाते हैं। इतिहास जनरल का साहब झूठ ज्ञान बोल रहे हैं नहीं आप। है। मैंने टाई भी पहले पहनी सारा हुई है। हिंदुस्तान था। 1946 में आप देख लें नोट पे क्या लिखा हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो आपके तो ग्रेट ग्रैंडफादर की मुसलमानों की जेब में हुकूमत नोट थे, थी या नहीं थी? उन नोटों पे आप समझ आपकी रहे हैं ना। हुकूमत थी या मुसलमानों की? पूरे हिंदुस्तान कोई पे मुसलमानों की किसकी हुकूमत नहीं थी, आप चिंता मत करें, हाँ, मुसलमान भी हमारे। हम देखे हैं, मेरे अभाव अजदाद मुसलमान- हिंदुस्तान आपको दान करके आए हैं कि शाह रहिए आप अहमद खान, इसमें, और मुसलमान अमन तो से रहिए 24 और साल अमन पहले से पैदा दीजिए। हुए हैं। पूरा भारत लेकिन पूरा आप भारत अपनी की मक्कारी से संस्कृति है। बाज नहीं आते हैं जनरल जाओ साहब, अपना आप लोग अपनी मक्कारी से मुसलमान बाज अभी आया है। आएंगे एनीवे तो ही खित्ते इज में टॉकिंग अमन नॉनसेंस। होगा, बात सुनो मेरी शांति यार, होगी, अमित, शांति अमित, को मैं मिलने तो आया ये हूँ ये फिर। ये इतिहास है। और 11 अगस्त 1947 को गल्लात को अंग्रेजों ने आजादी दी थी, आजाद हुआ था। उसके बाद 1948 में धोखे पिसीट के साथ इसको बंदूक के नोक पर इन्होंने मिलाया। ओए क्या स्टोरी ओए, सुना रहे हैं जनरल साहब? ओए ओए शाह जनरल साहब अहमद क्या स्टोरी खान, सुना रहे हैं? आपको ये सारी चवन्नी दुनिया नहीं को पता। मालूम है, इतिहास सब दुनिया 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 मालूम है बोलते रहते हो, क्या मालूम है ये नहीं दुनिया पता। को मालूम है सारा पाकिस्तान आतंकवाद आजाद का हुआ, अड्डा, पूरे पाकिस्तान, आतंकवाद का अड्डा पाकिस्तानियों दुनिया ने, का पाकिस्तान है। अमन नाम का शब्द आपके मुंह पे अच्छा नहीं लगता। मैं कह रहा हूँ कि पूरी जो दुनिया देश, अमन की बात कर जो रही है, देश पाकिस्तान को जिंदगी शाबाश जी देती है, आतंकवाद फैलाता पाकिस्तान रहा, को मुबारकबाद देती है। जिसने 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 बांग्लादेश अलग करवा दिया, उन पे अत्याचार जी जनरल साहब, मैं अहमद साहब के पास जा रहा हूँ। जनरल ठीक है, साहब, ठीक है मेरे जनरल दोस्त साहब, बैठे हैं, वो जनरल कह साहब, रहे हैं अहमद कि मुस्तकिन, आप जब बहुत रिटायर जरूरी है हुए उनसे तो बात आप करना, वापस हो बिकॉज गए जले हुए। अहमद साहब के पास मैं जा रहा हूं। अहमद साहब, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान का इलाज कैसे होगा, आप क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाना है, कैसे बलूचिस्तान को आजाद कराना है? अहमद साहब जी अमित जी, देखें मैं मस्ती खान हूँ ना। हाँ, तो मस्ती दूसरी बात ये, आई वांट टू लेकिन आस्क पाकिस्तान तो आए, इरशाद सुनिए, पंजाब इरशाद के अहमद, नॉट लाइक दिस, इरशाद अहमद, डोंट डिसग्रेस द डिबेट, third इरशाद भाई rate सुनिए। Punjabi is disrespecting a highly honorable Indian general. He राइट, should be ashamed of himself. राइट, इनके फौज ने 93,000 अपने पतलूने भारतीय फौज के आगे उतारे थे इन बेगैरतों ने, और आज आके ये बू कर रहे हैं जनरल माथुर के आगे। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ, ये जब बोलते हैं हम कुछ नहीं बोलते हैं, ये बार इरशाद बार सुनिए बोलते थोड़ा हैं, सा, आप इनको इरशाद सुनिए। इरशाद भाई कह रहे हैं ये आपके भाई नहीं हो सकते, जिहादी आपका भाई कैसे हो सकता है? सही बात है। मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूँ, इन्होंने जो बात की गोबर वाली, मैं आपको हकीकी किस्सा बता रहा हूँ। मेरे वालिद के कराची में 47 में अपार्टमेंट्स होते थे, सिंधी हिंदू उसके टेनेंट्स हुआ करते थे, हमेशा टाइम पे किराया देते थे, बहुत ही अच्छे लोग,
ये पाकिस्तान अंग्रेज ने बनाया, जिन्ना मरदूद ने, भाग गए ना वो, जिन्ना मरदूद ने बनाया पाकिस्तान। तो जब मेरे वालिद गए किराया लेने तो उन्होंने कहा, ये बाकी ये आ गए थे, ये जो है ना इंडिया से आ गए थे, ये अपने ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम क्या हैं, क्या बला है। उन्होंने कहा मेरे वालिद को कि वो जो घास खाने वाले थे, जैसे अभी ये कह रहे ना गोबर, वो ये उन्होंने कहा वो जो घास खाने वाले थे वो चले गए हैं। वो उन्होंने कहा वो जो घास खाने वाले थे वो चले गए, हम आपकी तरह गोश्त खाते हैं, हम आपको दिखाएंगे। क्या मतलब है भाई? मेरे वालिद गैर सियासी आदमी थे, उन्होंने उस दिन मुझसे कहा, बहुत अच्छे that was the day, अल्लाह उन्हें, that was the day I realized what a monster Jinnah has created. आपकी तरह नहीं होंगे। That was the day I realized what a monster Jinnah has created. मेरे वालिद के कहना था, वो गैर सियासी आदमी थे। ठीक है अमर मुफ्ती खान साहब, कोई बला बहुत है, शुक्रिया। वक्त का तकाजा कह रहे हैं कि अब शो को रैप करना होगा। जनरल साहब जय हिंद, बहुत शुक्रिया, गुड नाइट।